ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। दोपहर के 1 बज रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले खबर कर्नाटक के चित्रदुर्ग से है। इस शहर में बेकाबू बस ड्राइवर की खौफनाक करतूत सामने आई है। एक ऑटो को पीछे से टक्कर मारी बस ड्राइवर ने और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस ड्राइवर की ये जो पूरी करतूत थी, ये सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में साफ नजर आएगा, एक ऑटो सड़क पर जा रहा है जिसके पीछे अचानक तेज रफ्तार बस आती है और ऑटो को पीछे से टक्कर मार देती है। ऑटो को टक्कर मारने के बाद बस का ड्राइवर ब्रेक नहीं मारता है, ऑटो को बुरी तरीके से कुचलता है। इस ऑटो के आगे भी बस थी, ऐसे में पीछे से भी बस की टक्कर लगने से ऑटो पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस ऑटो में 4 लोग सवार थे जो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। सभी को चित्रदुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। इसके बाद पुलिस अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये देखिए किस तरीके से हादसा हुआ। आगे बस, पीछे काले रंग का ऑटो और उसके पीछे से ये तेज रफ्तार बस आती है और सीधे इस ऑटो को कुचल देती है। बिल्कुल पिचक गया ऑटो, क्योंकि आगे भी बस थी। आगे वाली बस ने ब्रेक मार रखे थे और पीछे से बस आती है बेकाबू अंदाज में और ऑटो पर चढ़ती चली जाती है। आगे ऑटो के पास कोई रास्ता नहीं था निकलने का और ऐसे में देखिए कैसे पिचक गया पूरा ऑटो। 4 लोग इस ऑटो में सवार थे, बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में यह हादसा हुआ है। सीधे सीधे लापरवाही की वजह से हुआ हादसा, इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। उधर ओडिशा के बोलांगीर जिले में तेज रफ्तार कार का कहर दिखा है। एक बेकाबू कार सवार ने सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति था, उसे जोरदार टक्कर मार दी और फिर मौके से कार सवार फरार हो गया। कार सवार की करतूत बाजार में सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें कैद हुई है और साफ आप देखेंगे इन सीसीटीवी की तस्वीरों में कि सफेद रंग की गाड़ी है, तेज रफ्तार के साथ आ रही है और अचानक से गाड़ी बेकाबू होती है और सड़क के किनारे खड़े हुए लोग, उन पर देखिए कैसे ये गाड़ी चढ़ती है। इस शख्स को गाड़ी कैसे कुचल रही है। हालांकि मौके पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार। जो घायल व्यक्ति है उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज इस शख्स का जारी। अच्छा, ये जो गाड़ी है सीसीटीवी में दिखा है कि इस गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं था, इसीलिए अब पुलिस के लिए इस गाड़ी को तलाशना और गाड़ी सवार की पहचान करना बड़ी चुनौती है। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। एक महिला इसकी चपेट में आने से बस बाल बाल बची है। महज 2-3 सेकंड की देरी की वजह से ही महिला की जान बच गई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरें गढ़मुक्तेश्वर इलाके की बताई जा रही हैं, जहां गली में महिला जाती हुई देख रहे हैं आप और उसके गुजरते ही अचानक स्कूल की जो जर्जर बिल्डिंग है वो देखिए कैसे गली में आकर धड़ाम। ये छोटा बाजार इलाका जर्जर हो जाने की वजह से ही ये स्कूल पहले ही बंद कर दिया गया था और यहाँ क्लासेस तो वैसे भी नहीं चल रही थी और आज ये बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई। जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी है उससे चंद सेकंड पहले महिला बिल्कुल इसी जगह से गुजरी है और इसके चंद सेकंड के बाद अचानक ये इमारत ढह गई। मलबा गली की सड़क पर फैल गया। 2-3 सेकंड पहले अगर ये बिल्डिंग ढही होती तो फिर जो तस्वीर में महिला को जाते हुए आप देख रहे हैं वो यकीनन इस मलबे की चपेट में आ गई होती। हालांकि गनीमत रही कि महिला के गुजरने के बाद ये बिल्डिंग ढही है और किसी तरीके का जान का नुकसान नहीं हुआ। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एटीएम लूट की कोशिश की गई है। लुटेरों ने थार गाड़ी में रस्सी बांधी और फिर एटीएम को साथ ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रस्सी ने धोखा दे दिया और लुटेरे जो हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। लुटेरों की करतूत पास लगे सीसीटीवी में कैद हुई। इसमें साफ दिखा लुटेरे थार गाड़ी की मदद से एटीएम को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश के दौरान रस्सी जो उन्होंने थार गाड़ी में बांधी थी वो रस्सी टूट गई। इसी वजह से वो इस चोरी को अंजाम नहीं दे पाए और मौके से फरार हो गए। लुटेरों की ये कवायद, जिसके तहत एटीएम मशीन और वहां लगा सीसीटीवी भी खराब हो गया है। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने 4 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया है। एटीएम लूटने की कोशिश करने वाले बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है।
उधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस वालों के सामने दबंगई करने का मामला आया। इसका वीडियो वायरल है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी हिम्मत इस दबंग में कहां से आ गई। ये आरोपी भूरा चौधरी नाम बताया जा रहा है। इस दबंग का थाने में पुलिस वालों के सामने गुंडागर्दी करता नजर आ रहा है। भूरा चौधरी नाम का ये दबंग थाने में लाए गए आरोपी को पुलिस वालों के सामने बाहर निकालता है, पुलिस वालों को धमकाता है, पुलिस की मौजूदगी में कहता है कि अगर किसी में दम है तो उसे रोककर दिखा दे। तस्वीरें मुरादनगर इलाके की कस्बा चौकी की हैं। भूरा चौधरी नाम के इस दबंग का किसी ने ये वीडियो बना लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और थाने के सामने ही पुलिस वालों को देखिए कैसे ये दबंग धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है और पुलिस की हिरासत से ही एक युवक को देखिए कैसे बाहर लेकर जा रहा है। उधर दिल्ली के मोतीनगर इलाके में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो साधु बाबा का भेष बनाकर स्नैचिंग, लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहा था। इस गिरोह में वैसे तो कुल 5 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार। पुलिस ने बताया गिरोह के सदस्य शातिर तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। ये लोग साधु बाबा का भेष बनाकर सड़क पर घूमते थे। जहां ट्रैफिक लाइट होती थी, जब लाल बत्ती होती थी तो गाड़ियों टैक्सियों के नजदीक जाकर भीख मांगते थे और जैसे ही कोई गाड़ी वाला गाड़ी का शीशा नीचे करके इन्हें भीख देता था तो फिर ये तभी स्नैचिंग कर लेते थे, मोबाइल चुरा लेते थे, चेन खींच लेते थे, अंगूठी उतार लेते थे। जिस महिला ने इनकी शिकायत की उसकी भी सोने और हीरे की अंगूठी इन लोगों ने इसी तरीके से झपटी थी। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आ गया था। पुलिस ने इसी फुटेज की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच इनकाउंटर हुआ। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। इसके तहत बदमाशों को रोका तो वो पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक शातिर बदमाश घायल हुआ है। ये मुठभेड़ सेक्टर 18 में मौजूद डीएलएफ मॉल के नजदीक हुई। पुलिस डीएलएफ मॉल के पास मौजूद नाले के पास गाड़ियों की दरअसल चेकिंग कर रही थी और इस दौरान पुलिस को 2 बाइक सवारों पर शक हुआ। पुलिस वालों ने इन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन ये रुके नहीं और ये भागने लगे। पुलिस ने शक के आधार पर जब इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश का नाम हरिश्चंद्र उर्फ हरिया बताया जा रहा है, जो चेन स्नैचिंग की वारदात अंजाम देता था। वहीं बदमाश का एक जो साथी था वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन ये आप देख रहे हैं इनकाउंटर में घायल ये बदमाश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने महिला के साथ गली में छेड़खानी करने वाले युवक को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने महिला को गली में अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की थी और उसकी यह करतूत सीसीटीवी में कैद हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इसके लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई, जिसके तहत रात में गश्त के दौरान आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आरोपी युवक का नाम आदिल है। ये कांठ इलाके का रहने वाला है। ये मुरादाबाद के निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। पुलिस की गोली आरोपी आदिल के पैर में लगी, जिसके बाद इसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया है। आदिल नाम के आरोपी ने गली में महिला को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं मेरठ में एक मनचले ने छेड़खानी का विरोध करने पर मां और बेटी के साथ सरेराह मारपीट की है। दरअसल जवाद जाफरी नाम बताया जा रहा है इस युवक का। खैरनगर छत्ता इलाके में एक लड़की से इसने छेड़खानी की। युवती विरोध करने लगी तो आरोपी ने युवती को वहीं गली में ही बुरी तरीके से पीट डाला। वीडियो में दिख रहा है आरोपी लड़की से मारपीट कर रहा है बीच सड़क पर, और बेटी को बचाने के लिए जब लड़की की मां आगे आई तो आरोपी युवक रुका नहीं। उसने अपनी बेल्ट निकाली, लोहे की रॉड उठाई और उससे मारपीट करना शुरू कर दिया। गली में यह मारपीट हो रही थी, लेकिन कोई भी मां बेटी को बचाने के लिए आगे नहीं आया। मारपीट की ये घटना जिसमें मां बेटी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। वहीं फिरोजाबाद के सिरसागंज में नवोदय विद्यालय के छात्रों ने खुद को हाउस अरेस्ट कर लिया है। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें खाने में रोज दलिया दिया जाता है। प्रिंसिपल उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है। छात्रों ने अपने आप को हॉस्टल में बंद कर लिया है और साथ ही अपने मुंह पर तौलिया और रुमाल बांध लिए हैं
छात्रों ने हॉस्टल में खुद को करीब 6 घंटे तक बंद रखा। इस दौरान वो ना तो क्लासरूम में गए, ना ही उन्होंने खाना खाया। इस दौरान विद्यालय में हड़कंप मचा रहा। सूचना पाकर एसडीएम मौके पर पहुंचे। उनके समझाने के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन बंद किया और बाद में खाना भी खाया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा कर दिया है। कांवड़ियों का आरोप कि वो सोमवार को गोला गोरखनाथ से जल चढ़ाकर लौट रहे थे और रास्ते में कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया, लाठी डंडों से इनकी पिटाई की, जिससे नाराज होकर कांवड़ियों ने ये जाम लगा दिया। कटरा फर्रुखाबाद रोड पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं इनके साथ कुछ किन्नर भी मौजूद थे। इन लोगों ने भी कुछ लोगों पर उन्हें पीटने का आरोप लगाया। हमले की जानकारी कांवड़ियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी कांवड़ियों की जमकर कहासुनी हुई। कांवड़ियों का आरोप है कि यहाँ जो वौरी गांव है, उसी के कुछ युवकों ने इनके साथ जल चढ़ाकर लौट रहे किन्नरों से छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर युवकों ने इन लोगों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस घटना में कुछ कांवड़ियों को चोट भी आई है। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब खबर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी सियासी जंग की करते हैं। यहां कूच बिहार के खगराबाड़ी में शुभेंदु अधिकारी के काफिले का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर लिया है। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल टीएमसी ने ऐलान कर रखा था, जहां भी बीजेपी नेता जाएंगे टीएमसी के लोग वहां प्रदर्शन करेंगे, उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। और इसी के तहत शुभेंदु अधिकारी कूच बिहार पहुंचे थे और कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले को घेरा और वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। सियासी लड़ाई लगातार तेज होती हुई पश्चिम बंगाल में, जहां आप जानते हैं 2026 अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये काफिला यहां से गुजर रहा था और इसी की सूचना पाकर टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। आप देख रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता हाथ में पार्टी के झंडे लेकर, हाथ में काले झंडे लेकर शुभेंदु अधिकारी का विरोध करने के लिए सड़क पर बड़ी संख्या में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल टीएमसी ने ऐलान कर रखा है, जहां भी बीजेपी नेता जाएंगे वहां टीएमसी के लोग प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली में और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वाले बंगालियों पर बांग्लादेशी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसी के तहत टीएमसी सियासी तौर पर बीजेपी की घेराबंदी करने का ये ऐलान पश्चिम बंगाल में कर चुकी है और उसी के तहत शुभेंदु अधिकारी जिनके काफिले को घेरकर विरोध किया टीएमसी कार्यकर्ताओं ने। उधर बिहार के रोहतास में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि यहां कुछ लोग एक दरोगा को जो बाकायदा वर्दी में है उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में डंडा लिए कुछ युवकों ने पहले दरोगा को कॉलर पकड़कर खींचा और फिर जोर जोर से थप्पड़ जड़ने लगे और खींचते हुए एक शोरूम से बाहर ले गए। दरअसल 4 दिन पहले रोहतास के दिनारा थाने में भीड़ ने हमला बोल दिया था, जिसके बाद पुलिसकर्मी जान बचाकर भागने लगे। उन्हीं में से एक दरोगा पास के एक साड़ी के शोरूम में घुस गए, लेकिन वहां भी भीड़ जा पहुंची और दरोगा की घसीटकर पिटाई कर दी। इस दौरान मॉल के कर्मी भी डरे सहमे नजर आए। घटना का पूरा वीडियो शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि अभी तक घटना के पीछे की वजह साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जहां एक ड्यूटी पर मौजूद दरोगा सार्वजनिक जगह पर सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में जंग छिड़ गई है। लाठी डंडे निकल आए हैं। पुलिस के सामने ही 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। नंबर देखो, दोनों पक्षों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट कर रहे लोगों में पुलिस का खौफ भी नहीं दिखा और एक दूसरे पर फावड़े से हमला बोलने लगे। पुलिसकर्मी रोकते रहे, लेकिन ग्रामीणों पर ऐसा खून सवार था कि जमीन पर गिरा गिरा कर मारपीट करने लगे। दरअसल मामला 2 दिन पुराना है।
शाहजहांपुर के विक्रमपुर गांव में जमीन को लेकर गांव के ही दो गुटों में विवाद छिड़ गया, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन गांव के लोगों ने पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने गांव वालों को खदेड़ना शुरू किया और किसी तरह मामले को शांत कराया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरी घटना का वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार सवार दबंगों को पुलिस ने कड़ा सबक सिखा दिया है। दरअसल संदिग्ध लगने पर पुलिस ने कार रोकने के लिए इनसे कहा, लेकिन दबंगों ने कार रोकने की बजाय पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी। कानपुर के चकेरी इलाके में संदिग्ध कार को जब पुलिसकर्मियों ने रोकना चाहा, तो दबंगों ने उन पर कार चढ़ाने की कोशिश कर दी। किसी तरह कार रोकी गई तो आरोप है कि दबंगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और उनकी वर्दी फाड़ दी। इसके बाद जब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की तो हाथ जोड़कर ये लोग माफी मांगने लग गए। गाड़ी चढ़ाने का, पुलिस की जान लेने का प्रयास किया। माफी मांगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, बताया जाता है कि ये जो मेन अभियुक्त था वो सरकारी विभाग में कर्मचारी है, लेकिन हम लोगों ने कोई उनके खिलाफ रियायत नहीं करी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। उधर बिहार के नवादा में दो गाड़ियों की टक्कर के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, जब गाड़ी की टक्कर के बाद बीच सड़क पर लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। वीडियो नवादा के अस्पताल रोड का है, जहां गाड़ियों की टक्कर के बाद हुए हंगामे के बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस मामले का बीच बचाव कर ही रही थी कि आरोपी मौके से ही भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस और आसपास के लोगों ने आरोपी का पीछा किया और उसे पकड़कर मारपीट करने लगे। आरोप है कि यह युवक नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसने सड़क पर एक बीजेपी नेता रवि गुप्ता की कार में टक्कर मार दी। मेरा परिवार घर से बाजार जा रहा था, उसी बीच अस्पताल रोड में कुछ लड़कों ने मिलकर मेरे परिवार का और मेरा भतीजा का चैन भी छीना और मारपीट भी किया। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मामले में शामिल दूसरे आरोपियों की भी तलाश है। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एसपी ऑफिस के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब कार सवार डंडा लेकर ऑटो चालक पर बरस पड़ा। जाम में फंसे कार चालक ने जमकर मारपीट की है। भीड़ वाले इलाके में काली टी शर्ट में दिख रहे कार चालक ने पहले ऑटो चालक को लातों से पीटा, कहीं एक साइड से तो कहीं दूसरी साइड से पीटता रहा। इसी बीच उसका दूसरा साथी डंडा लेकर मारपीट करने लगा। ऑटो में छिपे बैठे युवक से भी मारपीट शुरू कर दी। मामला हमीरपुर के बस स्टैंड का है, जहां रोडवेज बसों के चक्कर में जाम की समस्या बन रही है। इसी बीच एक कार चालक और ऑटो चालक में साइड को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जो काफी देर तक चलती रही। एक तरफ मारपीट होती रही तो दूसरी तरफ पुलिस से लेकर मौजूद लोग मुख्य दर्शक बने रहे, तो कोई मारपीट का वीडियो बनाता रहा। मारपीट का मामला जब सदर कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराकर रफा दफा कर दिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राजनांदगांव में अवैध शराब का एक बड़ा जखीरा नष्ट किया गया है। तस्वीरें दिखाती हूं आपको उसी एक्शन की, जिसमें पुलिस ने जिले के अलग अलग इलाकों से जब्त की गई अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया। ये शराब बीते कई दिन से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर सख्ती के दौरान बरामद हुई थी, जिसमें कई अलग अलग ब्रांड्स की शराब है। पूरी खेप की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही। इस 50 लाख रुपए की अवैध शराब की बोतलों को बुलडोजर से कुचल दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग के आला अफसर, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान सब मौजूद रहे। यूपी पुलिस ने ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो बिहार से लेकर मुजफ्फरनगर तक अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहा था। हथियारों की सप्लाई करने वाले 14 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 6 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 5 देसी तमंचे,
एक मस्कत, एक बंदूक, 30 जिंदा कारतूस और एक थार गाड़ी बरामद हुई है। इतने बड़े अवैध हथियारों के जखीरे को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली। पुलिस ने गांव नन्नेड़ी में इनकी घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि पकड़े गए सभी बदमाश पढ़े लिखे हैं और पैसों के लिए अपराध की दुनिया में आए हैं। इस गैंग में शामिल कई बदमाशों पर पहले से गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश और गुंडागर्दी शामिल है। फिलहाल पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही है। गैंग कहां से हथियार लाते थे और इन्हें कहां कहां बेचते थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बलिया स्टेशन पर छापेमारी के दौरान पुलिस को लाखों के कैश की बरामदगी हुई है। टेबल पर सजाकर रखे गए 500-500 के नोटों के इस पहाड़ की पूरी गिनती 53,96,500 रुपए है, जिसे बलिया रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से बरामद किया गया है। कैश के साथ पकड़ा गया युवक बिहार के मधुबनी का रहने वाला मोहम्मद मुस्तफा है, जो जनरल बोगी में दिल्ली से आ रहा था। इस संबंध में उस व्यक्ति से पूछताछ की तो कोई वैध डॉक्यूमेंट ना ही कोई संतोषजनक उत्तर दे पाए हैं। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, बैंक से भी नोटों को गिनवाया गया है। फिलहाल पुलिस मुस्तफा के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और जब्त किए गए नोटों की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। पुलिस बरामद पैसों का कनेक्शन खंगालने में जुटी है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन रुपयों का इस्तेमाल बिहार चुनाव में किया जाना था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी नाराज हो गए थे। दरअसल पार्टी ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से दूर रखा था। मनीष तिवारी ने अब पहली बार इस मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस से मनमुटाव की खबरों पर पहली बार बोले मनीष तिवारी, सरकार की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं है। देश पार्टी की राजनीति से ऊपर होता है। देश के पक्ष में बोलने का मतलब किसी पार्टी का पिट्ठू होना नहीं है, ये कहा गया है मनीष तिवारी की तरफ से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रशिया से तेल इंपोर्ट करने को लेकर के भारत के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी और टैरिफ बढ़ाने की बात कही। इस पर सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी साहब ने भी एक्स पर पोस्ट करके अपनी राय रखी है हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। मनीष जी, आपने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है, आपको क्या लगता है, ऐसा क्या आपत्तिजनक है? देखिए, जो भाषा है, जो शब्दावली है, वो पूरी तरह से आपत्तिजनक है। जब देशों के बीच बातचीत होती है तो जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता। जिस तरह की बयान और प्रतिक्रियाएं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही हैं, वो भारत के स्वाभिमान को, 144 करोड़ लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। कुछ दिनों पहले का जो आपका पोस्ट, जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, आपने पूरब और पश्चिम का एक गाना पोस्ट किया और उसमें आशय यही था कि आप जैसे लोग जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का पोजीशन रखा, क्यों नहीं उनको बोलने का मौका मिला? देखिए, ऐसा है कि सरकार और मुल्क में फ़र्क है। सरकार एक राजनीतिक परिकल्पना है। देश के कई हिस्से इस वक्त बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 45 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। खासतौर से गंगा किनारे पड़ने वाले इलाके इस वक्त बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। दिखाते हैं आपको ये मानसूनी गदर कैसे इसकी वजह से है शहर शहर कहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। लंबे समय से सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो भर्ती थे और यहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सत्यपाल मलिक ने अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें,
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। किसान नेता के तौर पर सत्यपाल मलिक की अपनी एक अलग पहचान रही है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही वो भर्ती थे। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे सत्यपाल मलिक। लंबी बीमारी के बाद आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सत्यपाल मलिक ने अंतिम सांस ली। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन की ये खबर आई है। सत्यपाल मलिक सबसे ज्यादा सुर्खियां भी आप कह सकते हैं और विवाद भी आप कह सकते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वो राज्यपाल की भूमिका में रहे और उसके बाद जिस तरीके के आरोप उनकी तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए गए, उसी के बाद विवादों में भी लंबे समय तक घिरे रहे सत्यपाल मलिक। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली है सत्यपाल मलिक ने। काफी वक्त से वो बीमार थे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? किस समय निधन हुआ है और काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, यहीं आरएमएल में भर्ती थे? जी बिल्कुल, पिछले जो है काफी वक्त से जो बीमार चल रहे थे और हेल्थ अपडेट्स भी जो लगातार उन्हीं के जो है हैंडल से, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे मिल रही थी। और फिलहाल जैसी जानकारी मिली है कुछ देर पहले ही उनका निधन हुआ है। और अगर बात की जाए सत्यपाल मलिक की, तो वो पिछले जो है, जैसे हमको आधिकारिक तौर पर जानकारी मिली है, पिछले जो है कुछ महीनों से लगातार उनकी जो है सेहत लगातार खराब थी। और जो तमाम लोग थे जो उनसे संपर्क भी करना चाह रहे थे, तो यही कहा जा रहा था कि अभी उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। और अब से कुछ देर पहले ही उनके जो है जो आधिकारिक जो है पोस्ट है, वो जो हैंडल है, उससे ये जानकारी दी गई है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और अगर रोमाना में बात करूं सत्यपाल मलिक की, तो कुछ दिनों पहले भी उनके जो है पोस्ट से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे पहले भी जो है ये इस तरीके के मैसेज दिए गए थे कि कंडीशन वेरी सीरियस, यानी कि जो सत्यपाल मलिक की जो है जो तबीयत थी, जो काफी दिनों से नासाज चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था। और अभी कुछ देर पहले ये खबर आई कि अब सत्यपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे। तो ये बड़ी खबर है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और देखिए अस्पताल में भर्ती थे और वहां से भी उनकी तरफ से संदेश जिस तरीके के आ रहे थे, उसमें वो ये बार बार दोहराया करते थे कि वो रहें या ना रहें, लेकिन वो देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं। और इसी वजह से वो कुछ अपने तरीके के सच थे जो देश के सामने लेकर आना चाहते थे। लेकिन सत्यपाल मलिक सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ सत्यपाल मलिक का एक लंबा जुड़ाव रहा। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में सत्यपाल मलिक जो आए, वो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए जिस तरीके से वो सुर्खियों में आए और वो कई विवाद भी उनके नाम के साथ जुड़े, इसी वजह से सत्यपाल मलिक अक्सर खबरों में बने रहते थे। अंकित गुप्ता। कि मुझे अस्पताल में जो है भर्ती किया गया है और मुझे किडनी की समस्या है, किडनी की समस्या से परेशान थे, इस तरीके की आधिकारिक तौर पर जानकारी उन्हीं के जो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी गई थी। और ये भी बताया गया है कि उनकी जो है तबीयत जो है कुछ तो पहले तक ठीक थी, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। जी, मैं जरा सा आपको रोकूंगी, आप अपनी बात बाद में पूरी कीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के नेता केसी त्यागी साहब मौजूद हैं, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। त्यागी साहब, ये दुखद खबर आई है सत्यपाल मलिक के निधन की। मेरे लिए तो ये बहुत दुखद इसलिए भी है कि हमारे दोनों के राजनीतिक जीवन की शुरुआत अब से 50 साल पहले हुई थी, जब संयुक्त मेरठ था। वो मेरठ में छात्र राजनीति करते थे, मैं गाजियाबाद में था। दोनों ने लोकदल एक साथ ज्वाइन किया, दोनों आपातकाल में जेल एक साथ गए। फिर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल में लंबे समय तक साथ रहे। फिर दोनों वीपी सिंह के नेतृत्व में सांसद बन के आए। और मैंने कोई दिन, कोई महीना, कोई हफ्ता नहीं जब हमारी मुलाकात ना होती हो, बात ना होती हो। उम्र में मुझसे बड़े थे, अनुभव में मुझसे बड़े थे और बहुत ही अच्छे वक्ता थे, बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। उनके जाने से पश्चिमी यूपी की एक जो बहुत मजबूत आवाज थी आज बंद हो गई। मैं बेहद अफसोस में हूँ, बेहद कष्ट में।
बहुत धन्यवाद सर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। वाकई में बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए यकीनन होगा, जिस तरीके का जुड़ाव आपका सतपाल मलिक से रहा है। और ये दुखद खबर आई है पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का निधन। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, दिल्ली के RML अस्पताल में आखिरी सांस ली है। देश पर इस वक्त मौसम की मार पड़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले सब उफान पर हैं, शहर डूबे हुए हैं, गाँव डूबे हुए हैं, मकान दुकान खेत खलिहान सब पानी पानी। मैदानी इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बहुत बढ़ा दी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी लगातार पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, बार बार बादल फट रहे हैं और पानी के साथ साथ पहाड़ों से उतरता जो मलबा है वो भीषण तबाही मचा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 अलग अलग तस्वीरें हैं, 6 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं। ये वो राज्य हैं जहां से बीते 24 घंटे में बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, खबरें सामने आई हैं। इसमें मैदानी राज्य उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है। इसमें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है और पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल प्रदेश भी है। कई इलाके इस वक्त आसमानी आफत से बेहाल हैं। आपको बार बारिश का अपडेट मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले ये दिखा देते हैं कैसे जिंदगानी देने वाला पानी मैदान से लेकर पहाड़ तक सिर्फ परेशानी का सबब बना हुआ है। कहीं तो चट्टान तोड़ कयामत का मंजर दिख रहा है और कहीं बाढ़ जो है वो सब कुछ बहा ले जाने पर आबादा है। उसकी ताज़ा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई हैं। लंबे समय से कुदरती आपदा झेल रहा मंडी, और सिर्फ हिमाचल का मंडी ही नहीं है बल्कि अब तो चंबा समेत कई और जिले ऐसे हैं जहां लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये शोर खौफ से भर दे रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें हैं। मंडी में भारी बारिश से जूनी खड्ड उफान पर है। अपने रौद्र रूप में जूनी खड्ड का जलस्तर अब बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। स्थानीय प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की सख्त चेतावनी जारी की है। जुलाई में बादल फटने की घटनाओं से मंडी अभी तक उभरा भी नहीं है। एक बार फिर जूनी खड्ड का पानी डराने लगा है। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से हिमाचल प्रदेश में इस बरसात में भारी नुकसान हुआ है, जान और माल का। और इस वक्त हम मंडी में हैं, मंडी के पंडों में आपको दिखा रहे हैं। पिछली रात से लगातार बारिश हो रही है मंडी और इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में। और ये जो दरअसल आप देख रहे हैं भारी जो पानी इसमें दिख रहा है, ये ज्यूनी खड्ड है। दरअसल एक नदी का, विकराल नदी का रूप ये ले चुकी है। ज्यूनी खड्ड जो है यही पंडों में ही जो है ये ब्यास नदी में मिलती है। दरअसल ट्रिब्यूटरी है ये ब्यास नदी की। और इस ज्यूनी खड्ड का जो जल स्तर है आप देख सकते हैं किस तरह से, कितना भयानक और कितना डरावना है। और जो स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं, यहाँ पे स्थिति का मुआयना भी कर रहे हैं कि यहाँ पे लगातार तो यहाँ पे लगातार खतरा जो है वो बना हुआ है। पंडों के इस ज्यूनी खड्ड के किनारे जितने घर हैं उन घरों में घुसने को ये बेताब नज़र आ रही है ज्यूनी खड्ड जो है, क्योंकि इसका पानी लगातार बढ़ रहा है और अब भी बारिश हो रही है। पहाड़ों से लगातार जो है भारी बारिश। और आपको ये भी बता दें ये वही ज्यूनी खड्ड है जिस ज्यूनी खड्ड में 30 जून की रात को पहाड़ों पे बादल फटने की वजह से सियांज गांव में 9 लोग बह गए थे, 9 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस ज्यूनी खड्ड के जल स्तर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के लोग जो हैं यहाँ पे डरे हुए हैं। आपको ये भी बता दें तमाम लोग जो हैं यहाँ पे स्थिति पे भी नज़र रखे हुए हैं। अगर कैमरा दूसरी तरफ अगर हम घुमाएं तो लोग जो हैं यहाँ नज़र आएंगे। लोग जो हैं लगातार स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। प्रशासन ने जो है यहाँ जो स्टेट पुलिस है और स्टेट होमगार्ड के जवान हैं वो तैनात कर रखे हैं। आसपास के घरों पर भी खतरा पैदा हो गया है। जरा सोचिए, इन घरों में रह रहे लोगों को जूनी खड्ड का ये शोर कितना डरा रहा होगा। ये ज्यूनी खड्ड जो है आपको बताएं कि दूसरी तरफ ब्यास में मिलती है। इस पुल को क्रॉस करते ही ज्यूनी खड्ड जो है आप दूसरी तरफ देखेंगे तो सामने जो है ब्यास नदी नज़र आएगी। उस ब्यास नदी में ज्यूनी खड्ड जो है मिल रही है। पहले ही ब्यास जो है विकराल रूप धारण कर चुकी है और इतना ज़बरदस्त पानी इस ज्यूनी खड्ड का भी ब्यास नदी में जो है ये मिल रहा है। तो इस तरीके के हालात जो हैं मंडी में बने हुए हैं। लगातार
बारिश जो है हो रही है, जिसकी वजह से हालात चिंताजनक हैं। प्रशासन जो है लगातार लोगों को आगाह कर रहा है कि नदियों नालों के करीब ना जाएं। लगातार लैंडस्लाइड्स जो हैं जगह जगह हो रहे हैं, रोड ब्लॉकेज जो हैं देखने को मिल रहे हैं और मंडी जो है इस दफा आपदा का एपिसेंटर बना हुआ है। सिर्फ नदियां ही उफान पर नहीं है, सड़कें पहाड़ दरकने की वजह से बंद हो रही हैं। भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद पड़ा है। मंडी के पास 9 मील जगह पर पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया, जिसके बाद रास्ता बंद हो गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो है उसका ये हिस्सा है और मंडी से कुल्लू, मंडी से पंडोह वाली सड़क पे अगर जाएंगे तो ये 9 मील के पास आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी दरक के आ गई है नीचे और अब सड़क जो है ये बुरी तरह से बंद है। सुबह तकरीबन 5:30 और 6 बजे के बीच ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ये सड़क जो है बंद पड़ी है। अब इसको खोलने का काम जो है वो किया जा रहा है। दोनों तरफ वाहन जो हैं, जो मंडी से कुल्लू की तरफ जा रहे हैं या कुल्लू से मंडी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ फंसे पड़े हैं सड़क के ऊपर। लगभग 5 घंटे हो गए हैं इन लोगों को इंतज़ार करते हुए, पर अब प्रशासन की तरफ से एक मशीन यहाँ पे लगाई गई है। हालांकि लोगों की ये भी मांग है कि यहाँ पे एक जेसीबी मशीन जो है सही तरीके से इस मलबे को हटा सकती है, जो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाई है, जिसकी वजह से यहाँ वक्त लग रहा है इस सड़क को खोलने में। मंडी जिले के बहल में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं। दूनापनी की ये तस्वीर है, चारों तरफ पानी भर गया है। कई जगह तो ऐसा लग रहा है जैसे नदी ने शहरों के भीतर रास्ता बना लिया हो। बारिश ने जिंदगी कितनी मुश्किल कर दी है, उसकी ये तस्वीर कुल्लू से आई। गाड़ी को लकड़ियों के स्लीपर के सहारे लैंडस्लाइड से बाहर निकाला जा रहा है। हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद गाड़ियां फंस गई हैं। लोग रिस्क लेकर गाड़ियां निकालने के लिए मजबूर हैं। जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा है तो एक पीछे सवार है और इंच दर इंच गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है। हिमाचल के चंबा से एक और तस्वीर आई। भटियात में लैंडस्लाइड के बाद लाहड़ू चुंवाड़ी मेन रोड बंद हो गया था, तो बीमार महिला को कुछ युवकों ने उठाकर अस्पताल से घर पहुंचाया। इस महिला का ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद चलने की हालत में नहीं थी, तो गांव के कुछ युवाओं ने हाथों से दलदल पार करवाकर घर तक पहुंचाया। मसूरी में भी बारिश मुसीबत बनकर आई। मशहूर कैम्पटी रोड पर बड़ा पेड़ गिरने से 2 घंटे के लिए हाईवे बंद हो गया। कुछ देर में ही सैकड़ों गाड़ियां दोनों तरफ फंस गई। वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ काटकर हटाया, जिसके बाद से सड़क पर ट्रैफिक शुरू हो पाया। हिमाचल लगातार भारी बारिश और बादल फटने का दंश झेल रहा है और नतीजा यह है कि जगह जगह से मुश्किल भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, पहाड़ों पर किस कदर आसमान से आफत बरस रही है उसकी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब एक और तस्वीर जरा देखिए। समझिए कि सैलाबी उफान से कैसे लोगों की जान खतरे में पड़ रही है और इसी का डर लोगों को सता रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंडी के पंडोह से आई हैं ये तस्वीरें। यहाँ जूनी खड्ड पूरे उफान पर है। व्यास नदी में जाकर मिलता है ये जूनी खड्ड। यहाँ आसपास बने मकानों में रहने वाले लोगों का हर पल खौफ के साए में बीत रहा है। पता नहीं कब ये उफान उनके घरों में घुस जाए और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे। मकान के साथ साथ उनकी जान को भी मुसीबत में डाल दे पानी का ये बहाव। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जूनी खड्ड में ये बहता पानी और उसके किनारे बने मकानों के बीच का फासला अब बिल्कुल ना के बराबर रह गया है। जिस रफ्तार से पानी का स्तर बढ़ रहा है उसे देखते हुए लोगों का डर भी समय के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है। और आप जान ही चुके हैं कि मौसम की मार सिर्फ पहाड़ पर नहीं पड़ रही, मैदानी इलाकों पर भी भरपूर मौसम की मार है। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां मैदानी इलाकों को तेजी से अपने आगोश में लेती जा रही हैं। गंगा नदी प्रचंड उफान पर
हर पल तेजी से बढ़ते जलस्तर का कहर शहर शहर नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें और समझिए किस तरह गंगा में उफान से उत्तराखंड से लेकर यूपी और यहां तक कि बिहार तक हाहाकार है। तो चाहे प्रयागराज हो या वाराणसी हो, बलिया की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हर तस्वीर में गंगा किनारे बसे उत्तर प्रदेश के शहरों का हाल आप समझ सकते हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में हरिद्वार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बिहार में पटना और बक्सर का हाल भी आप देख रहे हैं। हर जगह से गंगा में पानी बढ़ा हुआ है, यही खबर सामने आ रही है। लोगों के लिए ये बढ़ा हुआ पानी परेशानी बन गया है। गंगा के किनारे बसे ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं और वहां रहने वाले लोगों को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा का उफान कम होने का नाम नहीं ले रहा और उसकी ताजा तस्वीरें अब प्रयागराज से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं प्रयागराज किस कदर सैलाबी संकट से जूझ रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि प्रयागराज संगम नगरी नहीं, सैलाब नगरी में तब्दील हो गया है। इन तस्वीरों में प्रयागराज में संगम और आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात देखे जा सकते हैं। जिधर तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ये देखिए जरा तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए संगम नगरी प्रयागराज का क्या हाल है। इसीलिए तो कुंभ नगरी अब बाढ़ नगरी बनी हुई नजर आ रही है। प्रयागराज में लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। लोगों तक राहत का सामान पहुंचाने के लिए भी अब तो नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों को इससे कितनी परेशानी हो रही है, एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय ने यहां हालात का जायजा लिया है। हम इस वक्त प्रयागराज के सलोरी क्षेत्र में मौजूद हैं और ये ओम गायत्री नगर है और यहाँ पर भी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण आप देखिए कि घरों में जो पहली मंजिल है उसमें आधे से अधिक जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो चुका है और लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने ज़रूरत के सामान के लिए नाव के सहारे जा रहे हैं। और अब जो है ये लोग यहाँ से देखिए, आप इनके हाथ में दूध का डब्बा है, पेपर है, तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये यहाँ पर जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। तो इन लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे आप लोग कैसी स्थितियां हैं अभी और कैसा सामान ले जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है। सर, अब यही नाव वालों का सहारा है जिसकी वजह से हम आ जा पा रहे हैं। वो भी उनका एक समय है, उस समय तक वो भी बंद कर देते हैं। अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है। जब कोई काम होता है तो इन्हीं के सहारे हम लोग रोड तक जाते हैं, अपनी पूर्ति का सारा सामान लेके आते हैं। और कितने दिनों से ये स्थितियाँ हैं? फिलहाल ये स्थिति 4 से 5 दिनों से है। अच्छा, आमतौर पर हर साल बारिश के मौसम में ऐसा यहाँ आ जाती बाढ़ या इस बार ज़्यादा है? इस बार बहुत ज़्यादा है। ये 2013 के बाद ये स्थिति 2022 में आई थी, 2022 के बाद इस बार आई है। मतलब 22 में भी ऐसी स्थिति? हाँ, 2 से 3 साल में एक बार ये स्थिति आती है। तो आप लोग इस घर पे सारा सामान आप लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, ज़रूरत के सामान इकट्ठा है जिसको लेके हम लोग इस समय ऊपर के कमरों में, छतों पे इस तरह से नीचे पूरा खाली कर दिया गया है। प्रशासन से कुछ डिमांड, कुछ मांग करेंगे? सर, प्रशासन से क्या डिमांड? प्रशासन से बस यही एक डिमांड है कि जो बाढ़ पीड़ित, हमसे ज़्यादा पीड़ित है, पहले उनको देखा जाए। हम लोग तो फिर भी सक्षम हैं, अपना खा पी सकते हैं, पहले उनको देख लिया जाए। बस एक लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा है जो आज के समय पे हर किसी को ज़रूरत है, बस उसको जल्दी चालू करा दिया। कुछ और भी लोग हैं, आप भी रोजाना आ जा रहे हैं नाव के सहारे? इधर हम तो लेने जा रहे हैं भांजी फंसी हुई है मेरी। अच्छा, उनको लेने जा रहे हैं। अच्छा, तो नाव का ही सहारा है? हाँ, नाव का ही सहारा है। आप हाथों में ब्रेड लिए, दूध लिए, बिस्किट लिए जा रहे हैं, ये यही एक सहारा बचा है? नाव ही आने सर, नाव के अलावा कोई सहारा नहीं। तो दिन भर में कितनी बार आना जाना पड़ता है? 3-4 बार। नाव आसानी से मिल जाती है? हाँ, आ जाती है। तो कैसे फ़ोन करके बुलाते हैं नाव या क्या स्थिति है? फ़ोन करके कभी खुद ही चले आते हैं। और प्रशासनिक मदद कुछ या कुछ चीज़ें, कुछ ज़रूरत आपको जो सरकार से आप डिमांड करना चाहिए? कुछ नहीं, बस लाइट भेज। बिल्कुल, तो ये देखिए लाइट की समस्याएं हैं, इसको लेकर के इन लोगों का ये कहना है कि प्रशासन से सिर्फ लाइट की डिमांड है, बाकी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो कहीं ना कहीं इंतज़ाम है वो तो है ही है। हालांकि लोग अलग अलग समय पर नाव का ही सहारा लेकर के अपने अपने घरों को या अपने अपने काम पर या अपने ज़रूरत का सामान ले जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।
तो ये हाल देख रहे थे आप, शहर तालाब बने हुए हैं और ये सैलाब जो है वो डरा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।